पास मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा आते हैं? बिल्कुल, हमारे पास लोअर क्लास और मिडिल क्लास और तकरीबन तमाम क्लासेस से अब तो बहुत ज़्यादा अमराज में मुब्तला हो रहे हैं बच्चे। ज़्यादातर मिडिल क्लास की फैमिलीज़ के बच्चे आते हैं। अच्छा, आपके पास जो चूँकि मिडिल क्लास आती है, तो इसका इलाज आपके मुताबिक कितना महंगा है, या कितना आप उसका खर्च यहाँ पे आवाम देती है या उस पे चार्ज करते हैं? देखें हम टू द पॉइंट अगर बताएं तो हम मिनिमम जो आजकल चार्ज करते हैं वो 2500 से 5000 पर डे के हिसाब से अखराजात मरीज़ से चार्ज करते हैं उनके अखराजात, और वो फैमिली ने ही अदा करने होते हैं। क्योंकि अब आपके सामने जो रिसेंटली तकरीबन जो महंगाई में 45% इजाफा हो गया है, उससे तो इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल हैं वो ही अब पेशेंट को इधर 24 आवर्स रखने के इदारों में बहुत मुश्किल हो रहे हैं। फिर हमारे पास लगभग 10 लोग 24 आवर ड्यूटी पे होते हैं, उनमें साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, हमारे विजिटिंग और एमओ मेडिकल ऑफिसर हैं, और हमारे जो हेल्पर हैं 24 आवर सिक्योरिटी के अफराद हैं। तो वो सारा कुछ हम उनसे इसी में कोई हिडन चार्जेस नहीं लेते हैं। अच्छा, अगर हम आपका चूँकि एक प्राइवेट इदारा है, तो हम अगर प्राइवेट आपके इदारे की और एक गवर्नमेंट के इदारे का आपस में तकाबुल करें, तो आप क्या समझते हैं कि आपका जो इदारा है, ये गवर्नमेंट की निस्बत कितना बेहतर है, और मरीज़ों के लिए क्या अफोर्डेबिलिटी की गुंजाइश पैदा कर रहा है? बिल्कुल, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं और मिनिमम बजट में आवाम को फैसिलिटेट किया जाए। अब जो गवर्नमेंट के इदारे जो आपने ज़िक्र किया है, तो गवर्नमेंट के इदारे जो हैं उनमें भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर सरकारी हस्पताल में कुछ 10 मिनिमम बेड जो हैं वो मखसूस किए जाएं। कुछ हस्पतालों में 20 बेड भी मखसूस किए गए हैं साइकेट्री के वार्ड में। अब उधर पेशेंट जो हैं ड्रग एडिक्शन के और दूसरे नफसियाती अमराज के, उनका क्योंकि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक उनको रखना और उधर उनको कंट्रोल करना थोड़ा सा वहाँ पे मौजूद अमले के लिए डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए उधर ड्यूरेशन ट्रीटमेंट का वो कम है। वो तकरीबन एडिक्शन के पेशेंट को 15 दिन से ज़्यादा उधर या 3 हफ्ते से ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते सरकारी में। लेकिन ये पेशेंट क्योंकि उसका बीमारी ऐसी है, इसको डिटॉक्स के लिए मिनिमम 6 to 8 वीक्स जो है वो इदारे में रहना ज़रूरी है, ताकि इसको मुकम्मल उसकी क्रेविंग ख़त्म हो और वो वापस जाके ओपीडी मेडिसिन पे भी अपना इलाज जारी रख सके। आप हमारे सामीन को ज़रा बताएंगे कि डिटॉक्स क्या प्रोसीजर है? देखिए, जो डिटॉक्सिफिकेशन है किसी भी ड्रग की, उसमें हम ऐसा करते हैं कि उसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। वो जो भी ड्रग यूज़ कर रहा है, कोई आइस का एडिक्शन करता है, कोई हैश लेता है, कोई अफ्यून का एडिक्शन करता है, कोई हेरोइन इस्तेमाल करता है, इसको जो जिस भी तरीके से लेते हैं, स्निफ़ करते हैं या उसको सिगरेट में इस्तेमाल करते हैं या इंजेक्शन में, और अल्कोहल के जो अमराज में मुब्तला हो जाते हैं उसके मुस्तकिल इस्तेमाल से, उन सब की हम ये ड्रग जो है मुकम्मल तौर पर कट ऑफ कर देते हैं और उनकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। प्लस उनको उनकी साइकोलॉजिकल जो भी डिस्टर्बेंस आ रही है, जो उनको गुस्सा है, एग्रेशन, डिप्रेशन और बॉडी एक्स हैं, उनको हम सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं साथ में। अच्छा, मैं डॉक्टर बिलाल साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि ये बेसिकली जो गवर्नमेंट के इदारे हैं और जो प्राइवेट इदारा है, इसमें एक बात तो कंफर्म है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है पेशेंट केयर में और पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है। गवर्नमेंट इदारों में जो है ना, वो पेशेंट केयर और पेशेंट ट्रीटमेंट बहुत कम होती है, जबकि प्राइवेट इदारों में चूँकि ये पैसा ले रहे होते हैं, ये प्रॉपर इलाज देते हैं, प्रॉपर केयर करते हैं, खाने पीने का ख्याल करते हैं, उनकी बाद में फॉलोअप अच्छा होता है। तो इस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि प्राइवेट इनका जो इदारा है वो बेहतरीन तरीके से, ये जितने भी प्राइवेट इदारे हैं जो कि इस तरह के नफसियाती अमराज का इलाज कर रहे हैं, या फिर जो नशावर जो मरीज़ हैं इस्तेमाल करते हैं नशा अशिया, तो उनका बेहतरीन कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि डॉक्टर साहब, मरीज़ आपके पास इस वक्त कितने हैं, और आपके पास किस तरीके मरीज़ आप चेक करते हैं? ओपीडी क्या है, एडमिशन का क्या सीन है?
देखिए, हम पहले तो इनवाइट करते हैं ओपीडी पे पेशेंट को, उसको समझाते हैं कि वो किस ड्रग का कैसे उससे जान छुड़ा सकता है जिस भी वो ड्रग में मुब्तला है। फिर उसको काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड किया जाता है। अगर वो एडमिशन पे एग्री होता है और उसकी फैमिली उसको एडमिट करवाना चाहती है, तो फिर हम उनके साथ उनको उसका सलूशन पहले एक्सप्लेन करते हैं और फिर उसको एडमिट कर लेते हैं। फिर हमारे पास उनका एक डेली सेशंस और उनके साइकोथेरापी के प्लस डिटॉक्स कंटिन्यू किया जाता है। और जो भी पेशेंट है वो अब उनका ड्यूरेशन भी हमारे पास मुख्तलिफ है इधर रहने का। हर पेशेंट की मर्ज़ी होती है, उसकी फैमिली की मर्ज़ी है कि वो उसको कितना अरसे के लिए एडमिशन रखना चाहते हैं। वैसे हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आइस का पेशेंट है तो उसको 3 मंथ्स जो है डिटॉक्स और रिहेबिलिटेशन के लिए इदारे में दाखिल रखा जाए। अच्छा, आपके पास इस वक्त कितने मरीज़ हैं? और ये जो देखें, ये थोड़ा सा हमारा ज़ाती नौयत का सवाल है कि कितने मरीज़ हैं। और वो हम हमारे पास वैसे हम आजकल एवरेज पेशेंट जो है वो 20 तक होते हैं पेशेंट। मेरा मकसद ये था कि चूँकि मरीज़ इसके ज़्यादा है मुआशरे के अंदर, तो आपके पास भी मतलब, या हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेते हैं कि आप क्या समझते हैं कि इसके लिए जो हॉस्पिटल है उसको कितना रकबा चाहिए होता है इस पेशेंट को देखने के लिए, क्योंकि ये मरीज़ तो आप एक लिमिटेड जगह पे रखते होंगे। नहीं, इसमें जो भी मरीज़ हमारे पास, आप ये देखें जो एरिया है ये तकरीबन 1.5 कनाल का बिल्डिंग है। तो उसमें हमारा ये 15 से 20 मरीज़ों के लिए इनफ है। उसमें उनका एक शेड्यूल होता है जिसमें उनको हम रोटेट करते हैं, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में उनको एंगेज रखते हैं। और अगर तो पेशेंट की तादाद क्योंकि हमारी सोसाइटी में बढ़ रही है तो उसके हिसाब से तो बिल्डिंग और पर्पस बिल्ड बिल्डिंग होनी चाहिए। और वो जितना ज़्यादा एरिया हो उतना बेहतर है, 3-4 कनाल मिनिमम उसमें उनको रखा जाए। लेकिन इसमें एक हमारी वो जो रिजर्वेशन है कि ये ओपन एरिया में पेशेंट एस्केप भी कर जाते हैं। आपका जो हॉस्पिटल है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, जिनको हम हू स्टैंडर्ड्स कहते हैं, WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, उनको कितना मीट करता है? देखें, उनको WHO को देखते हुए तो हमारी जो सर्विसेज हैं इधर वो 70 to 75% उसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं। और डेली इसमें हमारा एक इम्प्रूवमेंट का सिलसिला जारी है कि हम उसको मीट करें। उनके थोड़े से पेशेंट को ज़्यादा सहूलियात प्रोवाइड करने पर फोकस ज़्यादा है, तो हम चाहते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ मूव करें। इसमें कुछ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी है, मर्द और ख़वातीन, नौजवान, या ये? बिल्कुल। अब जो बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें कि अब आज ड्रग एडिक्शन इक्वली जो है वो मुतासर कर रही है मेल और फीमेल पेशेंट्स को। हमारी जो बच्चियां हैं जो फीमेल कॉलेजेस स्कूल्स में, उनको भी जो उनके मेल कोलीग्स हैं या उनकी जो फीमेल कोलीग्स हैं जो इस आदत में या इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं ड्रग एडिक्शन की, वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उनके हॉस्टल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद भी ड्रग एडिक्शन आइस के इस्तेमाल में, स्मोकिंग और उसका एक स्पेशल वो एक पॉट बना के उसमें उसको इनहेल करते हैं आइस, जो कि मेथाम्फेटामिन होती है एक्चुअली। और उसको वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी एडिक्शन का शिकार होकर हमारे पास आ रही हैं फीमेल पेशेंट काफ़ी तादाद में। अच्छा, इसमें आप क्या समझते हैं कि ऑलमोस्ट आप कितनी ड्रग्स का जो है उसकी एडिक्शन को आप रिवर्स कर सकते हैं? देखें, ड्रग एडिक्शन जो है एक्चुअली, क्योंकि कोई भी ड्रग हमारे ब्रेन को जाके तो मुतासर करती है और उसमें मौजूद हमारे डिफरेंट जो न्यूरोट्रांसमीटर्स और केमिकल्स हैं उनको डिस्टर्ब करती है। और उनके जो हमारी जो स्पेसीज हैं उसमें केमिकल की मिकदार को कम और ज़्यादा करती हैं।
तो ये तमाम ड्रग्स का तकरीबन एक्शन जो है वो सेम है, वो जाके रिप्लेस करती हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्रेन में। तो इसलिए ड्रग एडिक्शन में हम तकरीबन सिम्टोमेटिकली सेम ऑल टाइप ऑफ ड्रग एडिक्शन का इलाज करते हैं। इसमें अगर एक फीमेल ड्रग एडिक्टेड हो जाती है तो इसका अगली नस्ल में जाने का कितना चांस होता है? ये अब जो न्यू रिसर्च आई है इंटरनेशनल अमेरिकन साइकेट्री एसोसिएशन की तरफ से, उसमें इसमें 40% जो है उन्होंने बताया है कि ये एडिक्शन अब जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो रही है टू नेक्स्ट जनरेशन। उसमें स्मोकिंग भी आ जाती है, उसमें कोई भी दूसरी ड्रग, मतलब बच्चे जो हैं वो प्रोन टू एडिक्शन है, उनके जो आने वाली नस्ल है 40% तक उसमें बच्चों में वही ड्रग एडिक्शन आ सकती है। डॉक्टर साहब की बात का मतलब ये है कि अगर माँ एडिक्टेड है तो उसके बच्चा जो कि उसके पेट में पल रहा है, कल को जब पैदा होगा तो उसके अंदर भी क्रेविंग आएगी, उसको भी नशा जो है ना उसके बॉडी में ऑलरेडी उसके माँ के थ्रू अंदर चला जाता है कि वो कल को उस नशे का आदी बन सकता है। तो इसलिए ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि अगर हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में अगर फ़ीमेल साइड पे ये चीज़ दिन ब दिन ज़्यादा हो रही है तो इसकी रोकथाम बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आने वाली नस्लें इस चीज़ की अगर मुब्तला हो गई तो हमारा पूरा एक सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है। अभी बल्कि मैं तो अब इस चीज़ पर भी कन्विंस हो गया हूँ कि वालदैन की जो साइकोलॉजी है, वो रिसर्च आप देखेंगे इंशाल्लाह आगे जाकर ये चीज़ साबित करेगी कि वालदैन की साइकोलॉजी भी बच्चों में ट्रांसफ़र हो रही है जेनेटिकली। वालदैन ने कैसी ज़िंदगी गुजारी, क्या वो सोचते थे और क्या वो, ये भी उनकी जीन्स में इनकोडेड होता है विद टाइम, और वो भी जेनेटिकली आगे ट्रांसफ़र हो रहा है, और ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ है। एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि जिस तरह अडल्ट ह्यूमन बीइंग में हम नौजवानों में अगर साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आते हैं तो बच्चे जो न्यूनेटल स्टेज पे होते हैं, जो पैदा होते हैं 1 महीने के होते हैं, इवन उनके अंदर भी ये नफसियाती अमराज होते हैं। तो इस चीज़ को बड़ा गहरी नज़र से देखा जाना चाहिए और इसके ऊपर हमारे माशरे के अंदर एक रोकथाम होनी चाहिए कि हम किस साइड पे जा रहे हैं और हमारे यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में क्या हो रहा है।